वेलकम बैक ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे, तो यानी कि इससे हमें पता चलता है कि इसमें हम तीन चीज़ें मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। पहला संविधान, यानी कि संविधान क्या है। दूसरा क्यों, यानी कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों किसी देश में संविधान होता है। और तीसरा है हाउ, कैसे। इसमें हम जानेंगे कि भारत में संविधान कैसे निर्मित हुआ, कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया थी, किनके द्वारा वो बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइड हो सकता है। शुरू करते हैं संविधान को समझने से। आपने अपनी लाइफ में ये कुछ वर्ड जरूर सुने होंगे, जैसे चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आप इन सब के बारे में जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सरकार के पूरे ढांचे, एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले जो सभी सिद्धांत हैं, उनकी उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। आसान भाषा में बात करें तो जैसे राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या योग्यता होगी, कैसे चुनाव होगा, इनके क्या क्या कार्य होंगे, ऐसे ही प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के कार्य आदि सभी के बारे में भारत के संविधान में लिखा है और इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो बात करें हम संविधान किसे कहते हैं, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। तो संविधान किसी देश के वे समस्त नियम व कानूनों का समूह है जिनके आधार पर वहाँ व्यवस्था संचालित होती है। संविधान शासन को चलाने का मूल आधार होता है, जिसमें शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियां एवं सीमाओं का उल्लेख होता है। अगर आपको दो लाइन में संविधान को समझाना हो तो आप कह सकते हैं संविधान वो लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, तो ये था संविधान किसे कहते हैं वो। अब आगे बात करते हैं क्यों किसी देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है या क्यों किसी देश में संविधान होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है और इन समुदायों में तालमेल बिठाने के लिए संविधान जरूरी है। कैसे जरूरी है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि संविधान ना होता तो कोई बुनियादी नियम कानून ना होते जिसके कारण हम एक दूसरे से खतरा महसूस करते, लेकिन संविधान से निश्चित कानून है जो सभी को मान्य है, जिससे लोगों में एक निश्चितता होती है कि जिन कानूनों को मैं मान रहा हूं उन्हीं कानूनों को सामने वाला भी मान रहा है और वो निश्चिंत रहते हैं कि हमें इन्हीं कानून के दायरे में रहना है। तो उस प्रकार उनके दिमाग से ये भी जो अव्यवस्था का जो संशय है वो खत्म हो जाता है और आपस में तालमेल बना रहता है कि सभी एक ही कानून के तहत संचालित हो रहे हैं। फिर दूसरा है संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों, यानी कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, यह भी हमें संविधान से ही पता लगता है। तो भारत में सरकार का निर्माण कैसे होता है, लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि जनता वोट करती है और अपनी सरकार को चुनती है हर 5 साल में। तो ये सरकार के निर्माण का नियम है, वो भी संविधान से प्राप्त होता है। फिर उसकी शक्तियों का बंटवारा, यानी कि संविधान में जो सरकार की शक्तियां हैं उनका भी बंटवारा किया गया है। जैसे न्यायपालिका का अपना अलग कार्य होगा, कार्यपालिका का अपना अलग कार्य होगा और विधायिका का अलग कार्य होगा। न्यायपालिका देश में कानून सही प्रकार से संचालित हो रहे हैं ये देखेगा। कार्यपालिका उन जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो सरकार है वो सभी कानूनों को पूरे देश में लागू करेगी और जो विधायिका है, लेजिस्लेटर है यानी आपकी संसद है, वो कानूनों को बनाने में मदद करेगी। तो इस प्रकार संविधान शक्तियों का बंटवारा करता है सरकार के बीच में। फिर साथ ही साथ ये सरकार की शक्तियों की सीमाओं को भी तय करता है, यानी कि सरकार के पास जब सारी शक्तियां होती है तो वो कहीं ना कहीं तानाशाह का रूप ले सकती है। तो ये उस पर वो सीमा भी लगा देता है, लिमिटेशन भी लगा देता है कि सरकार इन्हीं कानून के दायरे में रहकर कार्य करेगी, इनसे बाहर कार्य नहीं करेगी। और हर 5 साल में सरकार के लिए आपके चुनाव होंगे जिनसे नई सरकार बनकर आती रहेगी। तो इससे यह भी अनिश्चितता खत्म हो जाती है कि कोई सरकार तानाशाह का रूप ना ले ले, इसलिए संविधान उस पर सीमाएं भी लगाता है। और साथ ही ये मनमाने कानून जनता पर ना थोप दे, इसके लिए भी जो सीमाएं हैं वो संविधान से लगती है, जिसके लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हर नागरिक को कि कोई भी सरकार इन फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकती अपने कानून बनाने के दौरान। ठीक है, फिर है आपका कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे संविधान कानून व्यवस्था बनाए रखता है। और अगला पॉइंट है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए।
तो ये सरकार को ऐसी क्षमताएं प्रदान करता है जिससे न्यायपूर्ण समाज बने। फिर जैसे आपका मौलिक अधिकार में जो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो क्या करता है, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है, तो उससे एक न्यायपूर्ण समाज बनता है। फिर साथ ही सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जो नागरिकों के भले के लिए ऐसी पॉलिसी चला सके जिससे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। फिर आपका शासन व्यवस्था चलाने के लिए तो इसका उपयोग है ही। तो ये थे संविधान की आवश्यकता क्यों किसी देश को होती है। बात करें संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं संविधान के, तो विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान का उदाहरण भारत में है, यूएसए में है, फ्रांस में है, जबकि अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन और इजराइल में देखा जाता है। लिखित संविधान एक विशेष समय पर एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया होता है, जैसे आपका अमेरिका में भी ऐसे ही लिखा गया और भारत में भी संविधान सभा ने एक विशेष समय पर आपका इसका निर्माण किया था। जबकि अलिखित संविधान आपकी कई वर्षों से चली आ रही परंपराओं, नियमों, कानूनों का एक श्रृंखला होती है। कहीं पर भी ये एक साथ लिखे नहीं होते, ऐसे ही सभी नियम कानून जो वर्षों से चले आ रहे हैं उन्हीं के तहत वहाँ की व्यवस्था चलती रहती है। तो इस प्रकार संविधान 2 तरह के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान भारत, अमेरिका और फ्रांस में पाया जाता है, जबकि अलिखित संविधान ब्रिटेन और इजराइल में पाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। चैप्टर का नाम है ना संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो अब जो कैसे है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसी को हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। इस योजना के अनुसार यह तय हुआ कि भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। अब संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारतीय गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से होंगे, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांत से होंगे, जबकि 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट निर्धारित की गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे संविधान सभा के साथ साथ भारत की भी रूपरेखा बदल गई। जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, कुल 284 सदस्य थे और इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान में अगर ये क्वेश्चन कभी बनता है कि संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो कुल 284 सदस्यों ने। संविधान सभा की प्रक्रिया की बात करें तो इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन इसका उद्घाटन भी हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव में आने वाले संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो वो है, पहला, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। दूसरा, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्रों जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, उनका एक संघ होगा। तीसरा, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता होगी, यानी कि जनता ही अपनी सरकार को चुनकर लाएगी। फिर है, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की इसमें बात की गई थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और कानून के समक्ष समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार ये सब आपको आपके मौलिक अधिकारों में देखने को भी मिलते हैं। फिर 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। तो इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव में हर प्रकार से भारत के बनने वाले संविधान के लिए जो भी महत्वपूर्ण कुछ तो हो सकता था वो सब रखा गया।
उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसे पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिस दिन भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 166 बैठकें संविधान सभा की हुई थी। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान बनाने के दौरान जहां से इसके मुख्य प्रावधान सम्मिलित किए गए देशों से, वो इसके कौन कौन से देश हैं या कौन कौन से इसके स्रोत हैं। तो भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए हैं, जैसे ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार और विधायिका में अध्यक्ष का पद, ये जो स्पीकर का पद होता है ना आपका लोकसभा में, वो भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। फिर है आपका फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। आयरलैंड का संविधान, उससे हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, वो आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। 1935 से लिए गए प्रावधान और देश से और अन्य देशों से अपनाए गए प्रावधानों के कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला भी बोलते हैं। लेकिन यह कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि प्रावधान लिए गए हैं अन्य देशों से, लेकिन उन्हें अपने देश के व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तित कर अपनाया है। साथ ही भारत के सौभाग्य की भी बात है कि हमारे संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। भीमराव अंबेडकर ने भी इसके जवाब में कहा था कि हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ भी नया हो सकता है। आज इस समय बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है, तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकता के अनुरूप बना सके। तो ये जवाब था भीमराव अंबेडकर का उनके लिए, जिन्होंने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा था। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और इसके ऐसे ही आगे चैप्टर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।